हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब एचपीएस यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग सेशन, जहां मैं जीएस 1 जो एचपीएस मेंस का जीएस 1 का पेपर है, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे ट्रेंड की तरह हम आज के दिन भी एक 4 मार्कर, एक 8 मार्कर और एक क्वेश्चन 20 मार्कर का आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज जीएस 1 का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का सब यूनिट 2 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आइडियोलॉजीज लाइक फाशिज्म, लाइक कम्युनलिज्म, लाइक सेकुलरिज्म। इन सभी अलग अलग आइडियाज के बारे में कुछ क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है, उसके ऊपर हमारा फोकस जो है हमेशा की तरह सेशन के अंदर भी रहने वाला है। तो सबसे पहले लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नाउ मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, सिलेबस में आपके बहुत क्लियरली मेंशन्ड है यूनिट 2 के अंदर। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी यूनिट 1 सब यूनिट 2 के अंदर आपका मेंशन किया गया, राइट। तो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, डेफिनेशन क्या है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। किस तरीके से 4 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर जो 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है, वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। मैंने लिख दिया मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी, राइट। इसको और कंडेंस आप करके ऑब्वियसली लिखेंगे, क्योंकि यहां मैं आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ऑब्वियसली ये आंसर जो है इंडिकेटिव आंसर है, ये वर्ड लिमिट को ओवर कम कर रहा है, वर्ड लिमिट से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप इसको कंडेंस करके लिखने वाले हो और शॉर्ट करके लिखने वाले हो। आप बताओगे कि मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज जब भी हम सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकलकेट करते हैं, उसे और कॉमन बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बेटर और सेटिस्फैक्टरी लाइफ मिलती है, प्रोग्रेसिव लाइफ इससे मिलती है सभी इंडिविजुअल्स को जो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर डिफरेंट चीजें क्या देखने को मिलती हैं, मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में क्या अलग अलग स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली है, मैरिज है, इसके अंदर कुछ आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। एग्जांपल्स के थ्रू आप हर पॉइंट्स को प्रूव करोगे। जहां भी आपको कोई चीज एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, वहां पर आपका काम क्या होता है कि जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हो, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, उसको प्रूव करो, उसको सब्सटैंशिएट करो। कैसे सब्सटैंशिएट किया जा सकता है? एग्जांपल्स के थ्रू, ऑफिशियल डेटा के थ्रू। तो यहां पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, वो जॉइंट फैमिलीज अब न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं, राइट। जो कास्ट बहुत एक रिजिड इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, वो कास्ट का जो इंस्टीट्यूशन है अब वो काफी डाइल्यूट हो गया है। अब उतना ज्यादा लोग कास्ट के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन और डिसीजन नहीं करते हैं। तो अगेन दिस इज अ लाइक मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। एलिमिनेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ जो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो शायद मॉडर्न टाइम्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिसेस को बिल्कुल हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज एक बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। इंडिया की ही बात करें तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग सोसाइटीज में एंशिएंट टाइम्स के अंदर मैरिज की जो एज है वो बहुत जल्दी हुआ करती थी, लेकिन अब वो एज धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स दोगे अलग अलग अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। यहां पर मैंने और पॉइंट्स यूज किए हैं, जैसे कि एलिमिनेटिव चेंजेस होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, कुछ नई तरीके की प्रैक्टिसेस जो है वो जनरेट होती है, नए एलिमेंट जनरेट होते हैं फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के या मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज से इन्फ्लुएंस होकर हम और नई नई चीजों को अपने सोसाइटी के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। तो यूटिलिटी, कैलकुलेशन, साइंस दे टेक प्रेसिडेंस, और जो हमारे बायस है, जो हमारा प्रेजुडिस है, वो चीजें जो है, इमोशंस जो है वो हमारे बैक सीट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप बताओगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है? 8 मार्कर क्वेश्चन देखिए। अब 8 मार्कर क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, राइट। कम्युनलिज्म के ऊपर आपके जीएस 1 के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है 8 मार्कर। एक बार क्वेश्चन 20 मार्कर भी पूछा जा चुका है जीएस 1 के मेंस एग्जामिनेशन में। तो कम्युनलिज्म के कॉज क्या है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या है, कम्युनलिज्म का इंपैक्ट क्या होता है, एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट और वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है कि द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी एंड यू हैव टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। डिस्कस करने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं कि कॉलोनियल लेगेसी की वजह से जो रूल ब्रिटिशर्स ने हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर किया है, उसकी वजह से कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई है। और आज मॉडर्न इंडिया में भी जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी से ट्रेस होता है। तो यू विल हैव टू डिस्कस, यू विल हैव टू गिव पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है तो इसको निगेट करते हुए भी आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि देखो कम्युनलिज्म जो है
हाँ, कॉलोनियल लेगेसी की वजह से वो जरूर जनरेट हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद से कॉलोनियल जो रूल है उसके उसके जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद से उसकी वजह से हमारे बीच में सबकॉन्टिनेंट के बीच में प्रॉब्लम रही है कम्युनलिज्म को लेकर के। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में कुछ और फैक्टर्स भी हैं व्हिच हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने कम्युनलिज्म की डेफिनेशन से अपना इंट्रोडक्शन यहां पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब भी रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी को हम कॉन्स्ट्रक्ट बना करके अपनी सोसाइटी के डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग एथनिसिटी या कम्युनल साइट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जब वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, वो होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये वायलेंस, एनिमोसिटी एंड सोशल कोहेजन कम होना, ये सारी चीजें हमारे कम्युनलिज्म की वजह से हो रही हैं। अब एंशियंट टाइम से मैंने यहां पर अपना जो आंसर का अप्रोच मैंने क्या रखा है कि एंशियंट टाइम से इंडिया मल्टी रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी रहा है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स और सेक्ट्स इंडिया के अंदर हार्मनी में जो है वो रहते आए हैं। लेकिन कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ कि ये सोशल हार्मनी अनसेटल हो गई है, और उसके मैंने अलग अलग यहां पर पॉइंट्स देकर अपनी बात को प्रूव किया है। मैंने कहा कि ब्रिटिश और अदर कॉलोनियल पावर है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया है। उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर जो एक मेजर काम किया, उन्होंने क्या किया कि जो दो सबसे बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की है, सो दैट दे डू नॉट कम टुगेदर, और वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कोई यूनाइटेड फ्रंट ना खड़ा करे। तो ये सारी चीज मैंने यहां पर बताई। फिर मैंने बोला कि इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया है, कम्युनल अपीसमेंट किया है, एक कम्युनिटी को फेवर किया है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटी। किसी जगह पर जहां पर जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में उसको वहां पर अपीज कर रहे हैं। लैंग्वेज पॉलिसीज अपनी इस तरीके की रखी है सो दैट कम्युनिटीज दे डू नॉट कम टुगेदर एज वन, राइट। इसके बाद इंग्लिश प्रेजेंटेड अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और उन्होंने बोला है कि एंशिएंट इंडिया में हिंदूज दे डोमिनेटेड द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, और बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनको उन्होंने सब्जुगेट किया है। इसके बाद हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की कि देखो हिंदी जो लैंग्वेज है दैट इज द लैंग्वेज फॉर हिंदूज एंड उर्दू इज द लैंग्वेज फॉर मुस्लिम्स। अदरवाइज लेकिन अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी और उर्दू ये लैंग्वेज दोनों ही कम्युनिटीज के द्वारा बोली जाती रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने अगेन ट्रेस बैक किया टू द कॉलोनियल लेगेसी। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर दी मैंने, अगेन गिव एग्जांपल्स, गिव प्रूफ्स कि कैसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। उन्होंने जो एजुकेशन देनी स्टार्ट की, वहां पर उनकी जो लैंग्वेज पॉलिसी उन्होंने यूज की, वो भी अगेन जो है वो डिवाइडिंग पॉलिसी थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए मुस्लिम्स को, और उन्होंने बोला कि जो भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो अलग वोट करेंगी, वो अपने लीडर्स को चुनेंगी। इसका मतलब ये कम्युनिटीज के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट भी सेम नहीं हो सकते, बिकॉज कम्युनिटी अलग है, कम्युनिटीज के इंटरेस्ट अलग है, उनके लीडर्स भी अलग होने चाहिए। सो दैट इज हाउ colonial legacy has given rise to the problem of colonialism in modern India, right? उसके बाद मैं कह रहा हूं कि despite having a secular democratic nation, the seeds of communalism are sown by the Britishers and the Indian psyche continues to manifest in social conflicts today। कि हाँ, हम जरूर आज के समय सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन जरूर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जो कम्युनिज्म के सीड्स हैं कहीं ना कहीं भारत के अंदर अभी भी बने हुए हैं, और इसलिए इंडियन सोसाइटी रिक्वायर्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। अगेन पॉजिटिव नोट पर हमने यहां पर आंसर को एंड कर दिया। मैंने बता दिया कि देखो कम्युनलिज्म है, कॉलोनियल लेगेसी से ट्रेस हो रहा है, आज के समय भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन किस तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को अपना बेसिस मान के अगर हम चलते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन सक्सीड इन एलिमिनेटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which is a 20 marker question. Now this question is about the emergence of capitalism and industrial revolution. इस क्वेश्चन के इंडिकेटिव आंसर के अंदर आई हैव ट्राइड टू गिव यू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आल्सो, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि आपको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ है या जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का तरीका भी कैपिटलिस्ट आइडियल्स में अलग तरीके से होता है, सोशलिस्ट आइडियल्स में अलग तरीके से होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पैटर्न्स किस तरीके से डेवलप होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन दे दी। कैपिटलिज्म के अंदर कीवर्ड्स जो आने चाहिए वो बिल्कुल आप इंक्लूड करोगे कि देखो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा लेबर होता है, हमारी लैंड होती है, हमारी कैपिटल होती है, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड
and industry, they are owned and controlled by private individuals or corporations for profit. कि यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंटरप्राइजेस या इकोनॉमिक फैक्टर्स बनने वाले हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेशंस के पास होंगे और प्रॉफिट के लिए उनको ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, इसको मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लसास फेयर इकोनॉमी के नाम से भी इसको आप नोट कर सकते हो। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी भी एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें ये सारे रिसोर्सेज, मींस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एटसेट्रा एंड ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब जब सारी चीजें की जाएंगी तो वो बन जाती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। और द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस इकोनॉमी इज दैट द पीपल हैव सिमिलर राइट्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन कैन रीप द फ्रूट्स ऑफ प्लांट प्रोडक्शन। कि ये जो भी प्लांट प्रोडक्शन होगी, वो जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, वो एक प्लान तरीके से होगा और प्रॉफिट जो भी जनरेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग्स ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट। किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के पास वो जो प्रॉफिट है वो अमास नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है इसको आंसर कर दिया, राइट। अब मैं बताने जा रहा हूं कैपिटलिस्ट पैटर्न एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटलिस्ट पैटर्न में मैंने लिखा कि कैपिटलिज्म इन द फर्स्ट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है यूरोप के अंदर वो कैपिटलिज्म के अंडर ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दुनिया में नहीं आई है। जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है 17th-18th सेंचुरी में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म के बेसिस पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फुल ब्राउन फ्रॉम टुगेदर द न्यू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, कैपिटल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे डेवलप हुए हैं। और नई टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पर डेवलप हुई है रेनेसांस के बाद, वो कैपिटलिज्म के साथ मिलकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दे रही है। फिर मैंने कहा कि रेनेसांस की भी मैंने बात कर दी कि 17th सेंचुरी में रेनेसांस होता है। साइंस, फिलॉसफी, ट्रेड, इसको लेकर के काफी सारी जो है प्रोग्रेस होती है एंड इससे नई डिस्कवरीज होती है, मार्केट्स नए मिलते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करते हैं यूरोपियंस, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारा बड़ा मार्केट वो ढूंढते हैं, एशिया के अंदर, चाइना, साउथ एशिया में वो बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कैप्चर करते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्यूल अप होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज्यादा तेजी से डेवलप होती है। मास प्रोडक्शन होने लग रही है अब, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। अब हम मशीन्स के थ्रू मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि कैपिटलिज्म की वजह से होता क्या है कि बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर कंट्रोलिंग द मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर कंट्रोलिंग द प्रॉफिट, इनइक्वालिटीज जनरेट हो सकती हैं बिटवीन द क्लासेस, राइट। और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट होते हैं। और इससे मैंने लिंक कर दिया सोशलिस्ट पैटर्न को कि देखो इनइक्वालिटीज जनरेट होती हैं, कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग ज्यादा गरीब हैं और उनके वेलफेयर पे ध्यान नहीं हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स वो निकल कर लेकर आते हैं दी आइडिया ऑफ सोशलिज्म, और जो कम्युनिज्म का आइडिया है वो वहां से जनरेट होता है। एंड देन कम्स द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के ऊपर एम्फेसिस होगा। मिलजुल करके लोग अपनी जो इकोनॉमी है, जो अपने इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उनको मैनेज करेंगे, रेगुलेट करेंगे, उनको ओन करेंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें एक्टिविटी जो है वो ट्रेड यूनियंस को काफी फोकस करती है, फ्रेंडली सोसाइटीज, लेबर सिंडिकेट्स, ताकि जितने भी लोग स्टेक होल्डर हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक एंटरप्राइज के अंदर, सबका से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और सबको प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके अलावा नेशनलाइजेशन की जो भी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग इन अ सोशलिस्ट मैनर। ठीक है, गवर्नमेंट्स विद स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, द गवर्नमेंट यूज पब्लिक वेलफेयर देयर रेफरेंस पॉइंट, कि पब्लिक वेलफेयर को अपना टारगेट बना करके गवर्नमेंट अपने पीएसयू चलाती है। जैसे आज भी देखते हैं गवर्नमेंट बहुत सारे पीएसयू चला रही है, गवर्नमेंट रेलवे चलाती है। अब रेलवे जो चला रही है, रेलवेज में लोगों की जो वेलफेयर है उसको ध्यान में रखकर हम रेलवेज को ऑपरेट करते हैं, ताकि जो ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल पे खर्चा नहीं कर सकते, उनको रेलवेज जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ जो लोग पे कर सकते हैं, जो हाई सर्विसेज डिमांड करते हैं, उनके लिए महंगी सर्विसेज भी रेलवेज प्रोवाइड करती है। सो दैट इज हाउ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क्स। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जो आप लिखने वाले हो वहां पर मैंने ये लिख दिया कि कैपिटलिज्म लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट एडवोकेट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट। कि हाँ, वेल्थ की क्रिएशन बिल्कुल होती है कैपिटलिज्म में, जो हाई ग्रोथ की बात हम करते हैं वो कैपिटलिज्म के थ्रू, फ्री मार्केट के थ्रू ही होता है। लेकिन अगर जब भी ऐसा होगा तो चांसेस बिल्कुल रहते हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में डिस्टिंक्शन आएगा। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज एक्यूमुलेट होंगे और कुछ लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो इरोड अभी हो जाएंगे, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे।
सोशलिज्म इस रिच एंड पुअर के गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है उसको कम करने की कोशिश कर सकता है, जिससे कि कंट्री की जो जीडीपी है वो भले फॉल डाउन हो जाए एंड इट टर्न्स आउट टू बी पुअर एंड एवरीवन टर्न्स आउट टू बी पुअर, वो काम नहीं होगा, ठीक है। दस एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हिच सिस्टम इज बेटर देन द अदर। तो मैंने कह दिया कि देखो, ना हम फुल ऑन 100% कैपिटलिज्म, ना ही 100% सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। सो एक मिडिल ग्राउंड लेकर के हमें अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न है उसको सेट करना चाहिए। So this is how you could have written an answer for the concept of socialism and capitalism and industrialization based on those patterns, right? So I hope आपको इस सेशन जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जहां पर सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा और अपने आंसर्स खुद आप इस क्वेश्चंस को जब लिखोगे तो इन पॉइंट्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो इसी के साथ मुझे यहाँ दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।